all of you. This is Neha, your course teacher of Wheat Management, and your course number is Agro 5212. Okay, so let us start. Yes. So in our previous lecture, we had studied about some mode of action. Okay. So in our today's lecture, we will study about mode of remaining, topics of the mode of the actions of herbicides. Okay. So what is the effect of herbicides in our plant growth? So we will discuss about that. Okay. So without much ado, let us start. मोड ऑफ द एक्शन, ठीक है। मोड ऑफ द एक्शन मैंने बताया है आपको कल, फिर से मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। सो हर्बिसाइड जो है उसका एक पर्टिकुलर मोड ऑफ द एक्शन होता है, ठीक है, कि वो किस एक्शन पे काम करता है, किस टाइप का वो बेसिकली हर्बिसाइड का फॉर्मुलेशन हुआ है, ठीक है। वो अपना वर्क किस प्रकार से करता है उसको हम क्या बोलेंगे, मोड ऑफ द एक्शन इज दैट पर्टिकुलर हर्बिसाइड्स ऑल्सो, ठीक है। सो हर्बिसाइड कैन ऑल्सो बी grouped into families based on the type of the action that they have within affected plant, which is called mode of the action, ठीक है, कि वो किस टाइप से उसका फॉर्मुलेशन हुआ है, ठीक है, किस टाइप से हमने उसको एडमिक्सचर उसका प्रिपेयर किया है, which is formed by the that particular substances, and they can create some effect on our plant growth. That is called the mode of the action, isn't it? Okay. Then herbicide which affects similar sites or process within affected plant produce similarly injury symptoms, ठीक है। सो जो हर्बिसाइड्स है, ठीक है, जो अगर हम देखते हैं हर्बिसाइड्स का होता है जो भी मोड ऑफ द एक्शन है, ठीक है, वो जिसके हिसाब से बना है, हमें उस टाइप के हर्बिसाइड का यूज़ उस पर्टिकुलर वीट के लिए ही करना होता है ताकि वो कोई इंजरी क्रॉस ना ही करे, ठीक है। अगर हमने कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड का यूज़ किसी नॉन सेलेक्टिव सेलेक्टिव क्रॉप पे कर लिया, ठीक है, सो क्या होगा, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड का तो नेचर ही है कि वो जिसके कॉन्टैक्ट में आएगा उसे ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो वो वीट के साथ साथ क्या करेगा, हमारे जो क्रॉप प्लांट है उसको भी हार्म करेगा, ठीक है, हमारे जो क्रॉप प्लांट है उसको भी नुकसान करेगा, इंजर्ड कर देगा, ठीक है, डैमेज कर देगा। तो दैट इज कॉल्ड द मोड ऑफ द एक्शन ऑफ द हर्बिसाइड्स। ओके, सो मूविंग ऑन। ओके, कल हमने देखा कि मोड ऑफ द एक्शन जो है वो कैसे होता है, ठीक है। बेसिकली हमने देखा कि टाइप्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट करता है, सेल एलोंगेशन, सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर देता है ना, रेस्पिरेशन रेट पे इफेक्ट जो है वो करता है, न्यूक्लिक एसिड एंजाइम के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा बाधा क्रिएट करता है ना। तो आज हम देखेंगे दी हर्बिसाइड फैमिलीज लिस्टेड बिलो आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे अफेक्ट इन प्लांट्स, ठीक है। हमने कल देखा कि प्लांट्स का जो फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल जो ऑर्डर है, उनका जो प्रोसेस है, उसको कैसे इफेक्ट करता है, और हमने समझा कि वो मोड ऑफ द एक्शन क्या करता है, पर्टिकुलर हर्बिसाइड का मोड ऑफ द एक्शन है वो हमारे वीट पे कैसे काम करता है और कैसे हमारे वीट को अफेक्ट करता है, हमने कल ये देखा था, ठीक है। पर आज हम देखेंगे कि ये जो मोड ऑफ द एक्शन के थ्रू, ठीक है, हमारे प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम ये देखेंगे, ठीक है। सो ग्रोथ रेगुलेटर हर्बिसाइड्स, ठीक है, तो कुछ हर्बिसाइड्स जो हैं जो ग्रोथ हार्मोन्स टाइप काम करते हैं, जो ग्रोथ रेगुलेटर के जैसे काम करते हैं, दे वर्क लाइक एज अ ग्रोथ रेगुलेटर हर्बिसाइड एंड दे आर 2,4-D एंड ट्राइक्लोपाइराइल एंड विथ MCPP, ठीक है। ये 3 हर्बिसाइड्स ऐसे हैं, मोनोक्लोरो पॉलीपेप्टाइड जो हर्बिसाइड, ट्राइक्लोरोपाइराइड जो हर्बिसाइड है, 2,4-D हर्बिसाइड जो ऐसे हैं, वो एज अ ग्रोथ रेगुलेटर करते हैं, ठीक है। सो दीज आर मोस्टली फोलियर एप्लीकेशन हर्बिसाइड्स विच आर सिस्टमिक एंड ट्रांसलोकेटेड इन बोथ द जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ द
प्लांट, ठीक है। तो जाइलम और बेसिकली ये फोलियर अप्लाइड सॉइल है, सॉइल अप्लाइड एप्लीकेशन हम इसका नहीं करते, ठीक है, स्प्रे के थ्रू करते हैं। प्री एमरजेंस, पोस्ट एमरजेंस मैंने पढ़ाया है आपको, सिस्टमेटिक हर्बिसाइड्स पढ़ाए हैं मैंने आपको, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड्स पढ़ाए हैं, ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड्स पढ़ाए हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी कि कौन सा हर्बिसाइड किस क्लासिफिकेशन के अंडर आता है, तब आपको ये समझ आएगा, ठीक है। तो अगर जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज़ डू वॉच दैट लेक्चर एंड देन कम आउट दिस लेक्चर, ठीक है, कम इन दिस लेक्चर, तब आपको ये जो चीज़ है वो अच्छे से समझ आएगा, इजंट इट? ओके, then they mimic natural plant auxins and causing abnormal growth and disruption of the conductive tissue of the plant. Yes, ये जो है मिमिक, किसके मिमिक है? ऑक्सिन के, जो नेचुरली क्या है? प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। ऑक्सिन जो है नेचुरली है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का काम करता है। तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स तो नहीं है ये, क्या है ये? हर्बिसाइड है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं दे आर मिमिक ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। क्यों? क्योंकि उनके जैसा ये काम कर रहे हैं, उनकी नकल कर रहे हैं। बट ये क्या करते हैं? ऑक्सिन जो है वो नेचुरली प्लांट का ग्रोथ में हेल्प करता है, बट दे कॉज एबनॉर्मल ग्रोथ एंड डिसरप्शन ऑफ द कंडक्टिव टिश्यू ऑफ द प्लांट। क्या है? इनके छिड़काव से एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है, वो जो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो हमारे प्लांट के जो टिश्यूज़ होते हैं वो एबनॉर्मली प्लांट में हमें डिसरप्शन फॉर्म में दिखते हैं। जैसे आप कभी देखेंगे कि बहुत सारे लीव्स जो हैं जैसे दिखाई पड़ते हैं, अगर हम किसी फूड के या किसी क्रॉप का लीव्स देखें तो जैसा कभी देखते हैं हम, अलग तरीके से मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। तो अलग तरीके से मॉडिफाई होने का एक कारण, ऐसा नहीं बोल सकते कि कारण ही यही है, एक कारण, क्योंकि बहुत सारा कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जेनेटिकली हेरिडिटी की वजह से मॉडिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, इस ग्रोथ रेगुलेटर हर्बिसाइड की वजह से वो अलग से मॉडिफाई हो जाता है, कई बार म्यूटेशन हो जाता है, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो कई बार हम देखते हैं, आपको ऑब्जर्व करना है कि आपने किसी पर्टिकुलर इस हर्बिसाइड का यूज़ किया, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि प्लांट की जो लीव्स हैं या उसके जो फ्रूट्स डेवलप हुए हैं वो एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल मतलब अपने शेप से, हम कह सकते हैं कि उसका एक एबनॉर्मल शेप है, ठीक है, जैसे डिसऑर्डर हो गया है उसमें। कभी हम देखते हैं टोमेटोज़ वगैरह में, टोमेटोज़ जो हैं, जो उसका जैसा एक साइज़ होता है उससे कुछ वो अलग सा एक कैसे अलग से एक बॉल शेप हो जाता है, या अलग से उसमें कुछ निकल जाता है, अलग से एक बन जाता है, ठीक है। ये दो जॉइंट हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, तो कई बार म्यूटेशन भी होता है। पर कई बार क्या होता है, ये जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो अपना एबनॉर्मल इफेक्ट जो है वो दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मिमिक हैं ऑक्सिन हार्मोन्स के, ठीक है। सो लेट अस मूव। Okay, then the injury from the family of herbicide consists of twisted, malformed leaves and stems. Okay, so कई बार जो लीव्स जो हैं वो फैमिली, इस जो हर्बिसाइड्स का जो ये फैमिली है, जो मिमिक का काम करता है, एज अ वर्क एज अ ग्रोथ रेगुलेटर का काम करता है, तो कई बार हम देखते हैं कि माल फॉर्मेशन जैसी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। लीव्स जो हैं फॉल आउट हो जाते हैं, या जैसे मैंने बताया कि ट्विस्टेड है, तो वो जो लीव्स हैं बाइंड टुगेदर, दे बाइंड टुगेदर दैट फ्रूट्स और लीव्स, कुछ भी जो फल हैं वो दो फल आपस में जुड़ जाते हैं, या कभी होता है कि एक लीफ से ही दूसरी लीव्स निकल आ जाती है, या एक एक एबनॉर्मल सा स्ट्रक्चर हो जाता है जो उसके कैजुअल या जो उसके एक्चुअल स्ट्रक्चर से डिफरेंट होता है। तो इस टाइप के जो कॉजेज़ हैं, इंजरी है, वो ये हर्बिसाइड्स जो हैं काम करते हैं, ठीक है। तो ये मोड ऑफ द एक्शन जो है हर्बिसाइड्स का, ठीक है, जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं, वो इस टाइप का भी जो जनरलाइज जो इफ़ेक्ट है अपना वो कॉज करता है, ठीक है। देन आफ्टर द इनहिबिटर ऑफ अमीनो एसिड सिंथेसिस, ठीक है। तो कुछ हर्बिसाइड्स ऐसे होते हैं जो अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे प्लांट में, जैसे हमने कल बताया था कि न्यूक्लिक एसिड एंजाइम्स फॉलो होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चैन वगैरह से वो जुड़े होते हैं, जैसे टिश्यूज़ जुड़े होते हैं, सेल मेम्ब्रेन बने होते हैं, है ना। हमने फिजियोलॉजी में देखा था कि सेल मेम्ब्रेन होते हैं, अगर एक भी सेल मेम्ब्रेन को हमने रप्चर किया तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लीक होने लगेंगे, जिससे सिंथेसिस नहीं हो पाएगा एनर्जी का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, एनर्जी का सिंथेसिस अगर नहीं हो पाता है तो ऑब्वियस है कि प्लांट को फूड मटेरियल नहीं मिल पाता है। ठीक है, और प्लांट को फूड मटेरियल नहीं मिल पाता है तो प्लांट्स क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं। ठीक है, मर जाते हैं। सो बोथ फोलियर एंड सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड्स आर इन दिस फैमिली। ठीक है, सो इस फैमिली में सॉइल अप्लाइड और फोलियर एप्लीकेशन वाले हर्बिसाइड्स दोनों आते हैं। एंड दे आर ग्लाइफोसेट, हेलोसल्फ्यूरॉन, इमाजेथापाई। ये सारे जो हार्मोन्स हैं वो जो हैं वो इनहिबिटर अमीनो एसिड सिंथेसिस करने का काम करते हैं। सो ग्लाइफोसेट्स क्या होता है, वो ट्रांसलोकेटेड इन द फ्लोएम विद फोटोसिंथेट प्रोड्यूस इन द लीव्स। ठीक है, तो वो क्या करता है, फ्लोएम के जरिए, थ्रू द फ्लोएम क्या होता है, लीव्स तक पहुंच जाता है। ठीक है, और कैसे, फोटोसिंथेटिक रेट की वजह से लीव्स तक पहुंच जाता है। ठीक है, and the leaves, and then other in this family move readily after root of the foliar absorption। और भी अदर जो इफ़ेक्ट्स हैं वो उसके फोलियर एब्जॉर्प्शन के वो हमें इसमें नज़र आते हैं। ठीक है, देन आफ्टर मूविंग ऑन, okay, these herbicides are inhibit certain enzymes critical to the production of the amino acids। ठीक है, तो अमीनो एसिड से ही ऐसा है, अमीनो एसिड्स के थ्रू ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ओके, सो अमीनो एसिड्स के थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस होता है और वो क्या होगा, उसके प्रोडक्शन को ही क्रिटिकल कर देंगे। ठीक है, उसके प्रोडक्शन को ही कम कर देंगे तो मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमारे प्लांट का मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो पाएगा, और मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा तो हमारा प्लांट है वो डेड हो जाएगा। ठीक है, तो हर्बिसाइड ऐसा नहीं है कि हमारे क्रॉप प्लांट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, सी, तो ऑलवेज रिमेंबरिंग दिस थिंग। ठीक है, हमेशा याद करना रहेगा इस चीज़ को कि भाई हम मोड ऑफ द एक्शन की बात कर रहे हैं, वो भी हर्बिसाइड की, तो हम अपने क्रॉप प्लांट के लिए नहीं बात कर रहे हैं, हम अपने वीट के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें ख़त्म किसे करना है, वीट को ख़त्म करना है। ठीक है, लेकिन वो हमारे प्लांट ग्रोथ को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, वो हमारे प्लांट में क्या, किसको रप्चर करते हैं, किसको इफ़ेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ हमें देखना है। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। Amino acids are the building blocks of proteins. Once protein production stop, growth stop। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैंने बताया कि न्यूक्लिक एसिड ही नहीं बनेगा, अमीनो एसिड ही फॉर्म नहीं होगा जहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो पाएगा, प्लांट का मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो जाएगा, न्यूट्रिएंट अपटेक रुक जाएगा, पानी नहीं ले पाएगा, कि सारी चीज़ें अफेक्टेड होगी। ठीक है, सारी चीज़ें थ्रू दी फॉर्म हुई है चेन के थ्रू। ठीक है, एक चीज़ को अगर हम डिस्टर्ब करते हैं तो दूसरी चीज़ भी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो प्लांट ऑब्वियस है कि डेड हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। ओके, सिम्टम आर स्टर्निंग एंड सिम्टम एसोसिएटेड विथ लेक ऑफ क्रिटिकल प्रोटीन। ओके, सो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो प्रोटीन की कमी से जो होता है कि बहुत सारे सिम्टम एसोसिएट करते हैं, दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इंजर्ड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता है, तो ये जो अफेक्ट है वो हमें दिखाई पड़ते हैं, जो इनहिबिट करते हैं अमीनो एसिड को, जिसमें ग्लाइफोसेट जो है मेन किरदार निभाता है अपना। ओके, so then third one is cell membrane disruptor with soil activity, and they are oxyfluorophane, lactophane and acefluorophane. Okay, they are play role for the rupture of our plant cell membrane. ठीक है, with the through the soil activity। ठीक है, soil activity के थ्रू अगर हम, क्योंकि हम इसका soil में application करते हैं। ठीक है, soil और foliar application कहते हैं, अगर हम if we can apply in soil, so that is they cause the rupture of our cell membrane also। Okay, so soil and foliar applied with limited movement in soil, so these are herbicides enter the plant through leaves, stem and roots but are limited in their movement once they enter the plant। ठीक है, तो ये इस टाइप का जो स्टेम में, लीव्स में, रूट्स में जो हैं वो इस टाइप का इफेक्ट जो करते हैं, अगर वो एक बार प्लांट में लीव्स के थ्रू, रूट्स के थ्रू एंटर करते हैं, उनका मूवमेंट जो होता है, तो वो क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को रप्च कर देते हैं, तोड़ देते हैं, फाड़ देते हैं, हम कह सकते हैं। ठीक है, सो मेम्ब्रेन डैमेज इज ड्यू टू लिपिड पर ऑक्सीडेशन सिम्टम्स ऑफ नेक्रोसिस ऑफ लीव्स एंड स्टेम।
सो मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, ठीक है। बहुत सारे जो टिश्यूज़ हैं वो डेड हो जाएंगे। तो वहाँ ऑब्वियस है कि अगर टिश्यूज़ डेड हो जाएंगे तो नेक्रोसिस जैसे जो हमारे लीव में नेक्रोसिस दिखाई पड़ेगी, ठीक है, स्टेम में हमें नेक्रोसिस जो है वो दिखाई पड़ेगी। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो कॉज करते हैं, ओके। Then fourth one is lipid biosynthesis inhibitor, and they are diclofop, flujagifope and xanthozydium, ठीक है। तो दे आर लिपिड बायोसिंथेसिस इनहिबिटर, जो लिपिड होता है हमारे फैटी एसिड लिपिड जो प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लांट में, ठीक है, एंड दे कैन हेल्प फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर प्लांट ग्रोथ, ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म में काफ़ी हेल्प करते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो उनको ये अफेक्ट करता है। तो ये सारे जो हर्बिसाइड्स हैं, ठीक है, जो पर्टिकुलर लिपिड बायोसिंथेसिस करते हैं, तो ये एक यूनिक हैं, ठीक है। तो ये अपने में एक यूनिक हैं, तो ये अलग हैं, ठीक है। तो इससे आपको याद करना है, इसे आपको अलग से ही याद करना पड़ेगा कि ये वाले हर्बिसाइड्स है जो प्लांट ग्रोथ में सेल मेम्ब्रेन रप्चर कर रहे हैं, ये वो हैं जो अमीनो एसिड के फॉर्मेशन को रोक दे रहे हैं, ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो ग्रोथ हार्मोन्स का काम कर रहे हैं, ग्रोथ रेगुलेटर का काम कर रहे हैं। तो ये जो है पर्टिकुलर हैं, एक सारे जो हैं एक मोड ऑफ द एक्शन के लिए। तो ये आपको अलग से याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ द हर्बिसाइड में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ थी एग्जाम्पल्स में, तो आप मिक्सअप कर देते थे। यहाँ पे आप जो है पर्टिकुलर ही है एक दूसरे के लिए, ये जो एग्जाम्पल्स हैं सो ये एक दूसरे के लिए पर्टिकुलर हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। Foliar applied diclofop has both soil and foliar activity, okay, and then herbicide in this family move in both the xylem and phloem of the plant and inhibit enzymes critical in the production of the lipid, ठीक है। तो लिपिड के प्रोडक्शन को वो क्या करते हैं, रोक देते हैं, ठीक है। लिपिड एक एंजाइम के थ्रू काम करता है हमारे प्लांट बॉडी पे, तो उसके प्रोडक्शन को ही वो जाइलम थ्रू में कैसे होता है प्रोडक्शन, जाइलम, और वो कैसे पहुँचते हैं हर्बिसाइड्स जो हैं, मूव करते हैं, ट्रांसलोकेट करते हैं जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। अब जाइलम और फ्लोएम क्या है, ठीक है, वो हमारे लीव्स का स्ट्रक्चर है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। जो बाहरी भाग है वो फ्लोएम है, और जो अंदर जो भाग बनता है फिजियोलॉजिकल जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है लीफ का हमारे प्लांट का, वो जाइलम और फ्लोएम से होता है, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है, पानी को जो है वो अपटेक करता है और पूरे प्लांट बॉडी तक पूरा पहुंचाता है ना, हमने पढ़ा है फिजियोलॉजी में। और जाइलम क्या करता है, फूड मटेरियल को अपटेक करता है सॉइल के थ्रू, और हमारे रूट तक फूड मटेरियल बनने में बहुत ही हेल्प करता है लीव्स को, ठीक है, थ्रू दी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, एंड देन सप्लाई थ्रू दी लीव्स टू दी रूट्स ऑल्सो, ठीक है, रूट तक पहुंचाता है फूड मटेरियल को। तो वो काम जो है वो जाइलम करता है। तो उसमें जाइलम और फ्लोएम में जो लिपिड का फॉर्मुलेशन होता है, ठीक है, जो लिपिड का प्रोडक्शन होता है, तो उसको बहुत क्रिटिकल कर देता है, रोक देता है, इनहिबिट कर देता है, ठीक है। सो मूविंग ऑन, लिपिड आर नेसेसरी टू फ्रॉम प्लांट मेम्ब्रेन्स विच आर एसेंशियल टू प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। एंड देन सिम्टम्स इंक्लूड स्टनिंग एंड दैट ऑफ द टिश्यू विद द ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कई बार जो लीव्स हैं उसमें अलग से पैचेस बन जाते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे हमारे क्रॉप प्लांट में, बहुत सारे क्रॉप प्लांट बाहर से ऊपर से हेल्दी दिखते रहते हैं, जब उन्हें जब हम उन्हें बहुत नज़दीक से देखें तो उनके जो लीव्स वगैरह हैं उसमें अलग से एक पैचेस बन जाते हैं। तो वो पैचेस का कारण है टिश्यूज़ डेड हो जाते हैं वहाँ पे के, ठीक है। टिश्यूज़ डेड क्यों हो जाते हैं, क्योंकि लिपिड फॉर्मेशन नहीं हो पाता, लिपिड का प्रोडक्शन नहीं हो जाता, सेल मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाते हैं। और सेल मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जा रहे हैं तो ऑब्वियस से टिश्यू जो हैं वो डेड हो जाते हैं। तो टिश्यू डेड होने के कारण वो पोर्शन में पैचेस बन जाते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर लीफ के पोर्शन में, स्टेम के पोर्शन में पैचेस बन जाते हैं। और वो जो भाग होता है पत्ती का या तने का, ठीक है, वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। तो उससे क्या होता है, अच्छे से फूड नहीं बन पाता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाधा होता है। तो प्लांट क्या होते हैं, प्लांट इंजर्ड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और एट द एंड क्या हो जाते हैं, एट द एंड डेड हो जाते हैं, ठीक है।
देन फिफ्थ इज पिगमेंट इनहिबिटर्स, ठीक है. सो न्यूरोफ्लोरोजॉन एंड न्यूरिडोन एंड एमिट्रोल, ठीक है. दिस इज ऑल्सो द पर्टिकुलर एग्जाम्पल फॉर द पिगमेंट इनहिबिटर, ठीक है. सो रिमेंबर दिस, मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको ये अलग से याद करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि क्लासिफिकेशन फॉर्मुलेशन आप में मिक्सअप करके कुछ भी एग्जाम्पल आप लोगों ने दे दिया और मैंने फिर बोला कि सही है, फिर आपको लगेगा आपने तो पूरा लिखा है, मार्क्स क्यों नहीं मिले. तो दिस एग्जाम्पल्स आर दी पर्टिकुलर फॉर दिस मोड ऑफ द एक्शन, ठीक है. तो ये मोड ऑफ द एक्शन के लिए पर्टिकुलर है, तो ये यूनिक है, तो आपको उसी के हिसाब से इसे हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है. सो पिगमेंट इनहिबिटर क्या है? सॉइल अप्लाइड एंड मूव इन जाइलम एक्सेप्ट एमिट्रोल विच मूव्स इन बोथ फ्लोएम एंड जाइलम, ठीक है, phloem and xylem, and this herbicide inhibits carotenoids biosynthesis, leaving chlorophyll unprotected from the photooxidation, ठीक है. तो फोटोऑक्सीडेशन जैसी चीज़ों को ये प्रभावित कर रहे हैं, क्रिटिकलाइज्ड कर दे रहे हैं, ठीक है. बायोसिंथेसिस जो होता है, कैरोटीन बनते हैं जिससे, ठीक है. जो हमारे प्लांट होते हैं उसमें कैरोटीन जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन बायोसिंथेसिस का काम करता है, ठीक है. सो जिसकी वजह से ही क्लोरोफिल फॉर्म होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ही क्लोरोफिल फॉर्म होता है और उस क्लोरोफिल की वजह से ही फोटो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है. तो देखिए एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड है ये सारी चीज़ें. तो क्लोरोफिल से ही वो फोटो ऑक्सीडेशन होता है, तो इस जब वो कैरोटीनॉइड्स और बायोसिंथेसिस को ही रोक देगा तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो पाएगा, क्लोरोफिल ही नहीं बन पाएगा, क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा तो फोटो ऑक्सीडेशन ही नहीं हो पाएगा, फोटो ऑक्सीडेशन ही नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, जो हमारे जो प्लांट हैं वो फूड प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है. फूड प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएंगे तो एट द एंड प्लांट जो है वो डेड हो जाएंगे. तो ऐसे इफेक्ट करता है ये जो इनहिबिटर जो है, पिगमेंट जो इनहिबिटर है, ठीक है. पिगमेंट मतलब क्लोरोफिल के थ्रू ही तो हमारा फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल क्या है, कैटालिस्टिक का काम करता है ना, कैटालिटिक है वो, उत्प्रेरक है वो, जिसकी वजह से प्रकाशन संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है थ्रू द लाइट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन फॉर्मेशन ऑफ द फूड फॉर द प्लांट ऑल्सो, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है. Then the result in foliage which lacks color symptoms include albino or bleaching appearance of foliage, ठीक है. तो foliage एप्लीकेशन करने से हम कभी देखते हैं कि पत्तियों के रंग उड़ जाते हैं, हम देखते हैं कि कुछ पत्तियां सफ़ेद सी हो जाती है, क्यों? क्योंकि टिश्यूज़ मर जाते हैं, क्लोरोफिल ही नहीं बन पाता, ठीक है. तो वो लीव्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं, तो उसका कारण है पिगमेंट इनहिबिटर का, ठीक है. एंड देन ग्रोथ इनहिबिटर ऑफ द शूट्स, ठीक है. अभी हमने देखा ग्रोथ इनहिबिटर ऑफ द लीव्स, ठीक है, ग्रोथ रेगुलेटर ऑफ द प्लांट, ठीक है. एंड उसमें 2,4-D था, MCPP था, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है. एग्जाम्पल में ये है ग्रोथ इनहिबिटर ऑफ द शूट, जो शूट को इनहिबिट करते हैं. एंड दे आर थायोकार्बोनेट and then herbicides including EPTC, cyclolate, parabolate and molinate. ये जो herbicides हैं ये भी पर्टिकुलर हैं इस काम के लिए, ग्रोथ इनहिबिटर के लिए, ठीक है. तो जैसे एग्जांपल आप देखिए, अगर आपको सर्दी हुई है तो आप सर्दी की दवाई लेंगे, ठीक है, खांसी की दवाई नहीं लेंगे. अगर आपको कोल्ड हुआ है तो आप कफ की दवाई लेंगे क्या? नहीं ना, आप कोल्ड की दवाई लेंगे. अगर आपको फीवर है तो आप फीवर की दवाई लेंगे. जो पर्टिकुलर है, पैरासीटामॉल लेना है तो आप पैरासीटामॉल की जगह में डिस्प्रिन तो नहीं ले सकते ना. तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल है वो ग्रोथ इनहिबिटर ऑफ द शूट के लिए ही है, जो इसको ही इनहिबिट करते हैं, शूट को, ठीक है. So, soil applied and somewhat volatile requiring incorporation, entering the plant through the roots and translocated through the xylem with the transpiration stream to the growing point in the shoot, ठीक है. तो ये चीज़ें जो है वो आपको समझनी पड़ेगी. ये फिजियोलॉजी है प्लांट का, ठीक है, फिजियोलॉजी है. सेल एलोंगेशन, सेल मेम्ब्रेन जो है, जाइलम, फ्लोएम, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो प्लांट की फिजियोलॉजी है, ठीक है. तो ये हमेशा एग्जाम में पूछ लेता है, मोड ऑफ द एक्शन जो है वो प्लांट का ग्रोथ रेगुलेटर के थ्रू कैसा है, तो आपको ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है. तो वो एग्ज़ाम में, सिलेबस में हमारे यहाँ एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको हर एक पॉइंट को ध्यान से रखना है, ठीक है. क्योंकि देखेंगे आप वीड मैनेजमेंट का सिलेबस काफ़ी कम है,
पर हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी कम सिलेबस है, पर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो फर्दर डिवाइड की गई है, ठीक है। तो उसको भी समझना है हमें, उसको भी रीड करना है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि अरे ये तो सिलेबस में नहीं है और एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है, पर ऐसा नहीं होता, वो चीज़ें उससे रिलेट करती रहती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी हमें पढ़नी पड़ेगी। मोड ऑफ द एक्शन हमारे सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ठीक है। एंड मोड ऑफ द एक्शन इन अनक्लियर बट अफेक्ट डेवलपिंग लीव्स इन ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द ससेप्टिबल प्लांट। एंड देन सिम्टम इंक्लूड स्टर्निंग एंड डिस्टॉर्शन ऑफ सीडलिंग लीव्स, तो सीडलिंग लीव्स को डिस्टॉर्ट कर देता है। आफ्टर दैट हर्बिसाइड्स विच डिस्टर्ब सेल डिवीज़न, ठीक है, जो सेल डिवीज़न को रोक देता है। सेल डिवीज़न मतलब एक सेल जो है दूसरे सेल जो हैं वो वेजिटेटिवली जो है दूसरे सेल फॉर्म करते हैं, ठीक है, अपने सेल की जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं कुछ से, ठीक है, तो उसको कम कर देता है। उसमें ट्राइफ्लोरोलिन, डिसिपिए, डाइथियोपायर और ऑरिजाइलिन जैसे एग्जाम्पल्स हैं। सो ऑल सॉइल्स आर सॉइल अप्लाइड विद लिमिटेड मूवमेंट इन द सॉइल एब्जॉर्ब थ्रू रूट्स or emerging shoot tips. Once absorption take place, movement is limited. Site of the action is near the site of the absorption, ठीक है। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, जो भी ये जो हर्बिसाइड्स है वो एब्जॉर्प्शन होता है रूट के थ्रू, ठीक है, या हम शूट के थ्रू इसको एमर्ज कराते हैं। अगर हम फोलियर एप्लीकेशन हम कर रहे हैं तो हम शूट के थ्रू अगर ये रूट शूट टिप्स तक अगर पहुंचता है तो एक बार जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है, अवशोषण इस चीज़ को कर लेता है, तो जो क्या होता है मूवमेंट होता है, सेल डिवीज़न जिसकी वजह से होता है, ठीक है। सेल डिवीज़न कैसे होता है? एक सेल दूसरे सेल से वेजिटेटिवली जुड़ता है और दूसरा सेल फॉर्म करता है। सेम प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहता है जिसकी वजह से सेल्स बनते हैं। सेल्स से कैसे बनते हैं? सेल से फिर टिश्यूज़ बनते हैं, ठीक है। सो टिश्यूज़ से फिर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन बनते हैं। तो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। तो वो सीधे सेल डिवीज़न को डिफेक्ट करता है, सेल डिवीज़न को ही डिस्टर्ब कर देता है। दैट पर्टिकुलर हार्मोन्स विच इज प्लेज एज herbicides and they are trifluralin, dicipiate, डाइथोपायर एंड ओराजेलिन, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। तो ये मोड ऑफ द एक्शन यहाँ पे ख़त्म हुआ। हमने दो पार्ट में मोड ऑफ द एक्शन देखा। पहले पार्ट में हमने देखा कि वो फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल हमारे प्लांट में कैसे इफेक्ट करता है। देन आफ्टर हमने देखा कि वो हमारे प्लांट ग्रोथ को क्या करता है, ठीक है, प्लांट ग्रोथ को हमारे कैसे इफेक्ट करता है। तो ये हमारे सिलेबस में था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, ठीक है। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे और एग्जाम्पल्स याद करेंगे, क्योंकि जो वीड मैनेजमेंट सब्जेक्ट ही ऐसा है जो एग्जाम्पल्स इसमें मस्ट है, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको एग्जाम्पल्स, हर चीज़ का एग्जाम्पल, चाहे वो फॉर्मुलेशन ऑफ दी हर्बिसाइड्स हो, चाहे वो क्लासिफिकेशन ऑफ दी हर्बिसाइड्स हो, आपको एक लिस्ट आउट बनानी है। चाहे वो वीड्स हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वीड्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ द फैमिली एंड देयर मैनेजमेंट एंड देयर बायोलॉजिकल इफेक्ट्स, सारी चीज़ों की आपको लिस्ट बनानी है, ठीक है। थ्योरी से ज़्यादा आप लिस्ट आउट करके याद रखेंगे तो आप एक बार थ्योरी रीड करेंगे एग्जाम के टाइम, आपको आसानी से ये चीज़ ईजी लगने लगेगा आपको इस सिलेबस, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट आपको ईजी लगने लगेगा। तो मैं बार बार आप लोग को समझा रही हूँ कि इस चीज़ को आपको ऐसे ही पढ़ना है, ओके। सो देन द हर्बिसाइड्स इनहिबिट सेल डिवीज़न और माइटोसिस, ठीक है। जो माइटोसिस डिवीज़न होता है उसी को हम सेल डिवीज़न कहते हैं, ठीक है, जिसमें दो सेल्स होते हैं एक्स एंड वाई, वो वेजिटेटिवली या रिप्रोडक्टिवली जो होते हैं वो बाइंड टुगेदर एंड दे फॉर्म दी अनदर सेल, ठीक है, एंड देन फॉर्म दी अनदर सेल। तो वो अलग अलग ये कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलते रहता है और तो वो सेल को ही डिवीज़न को ही स्टॉप कर देता है। माइटोसिस डिवीज़न ही नहीं हो पाता, ठीक है। मतलब माइटोसिस डिवीज़न के पहले ही सेल को बनना, सेल बनेगा ही नहीं तो माइटोसिस डिवीज़न कैसे होगा, ठीक है। तो ये उसको इफेक्ट करता है। तो इससे हम देखते हैं कि जो रूट टिप्स होते हैं, जड़ें जो होती है, ठीक है, जड़े के जो टिप्स जो होते हैं, ठीक है, वो स्वेलिंग, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, फूल जाते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो सेल डिवीज़न को इफ़ेक्ट करने की वजह से होती है। देन सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्चर, सो नो सॉइल एक्टिविटी, जिसमें सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब, जैसे सेल डिवीज़न को इफेक्ट किया वैसे सेल मेम्ब्रेन को इफेक्ट करता है। सो दीज हर्बिसाइड्स आर फोलियर अप्लाइड विद नो सॉइल एक्टिविटी, ठीक है।
सॉइल एक्टिविटी में इसका हम एप्लीकेशन नहीं करते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो हर्बिसाइड्स हैं तो इसको हमने फोलियर एप्लीकेशन के थ्रू हम देते हैं, ठीक है। एंड देन दे एंटर द प्लांट थ्रू द लीव्स एंड स्टेम एंड डू नॉट मूव सिग्निफिकेंटली विद इन द प्लांट वंस एब्जॉर्ब, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो थी मोड ऑफ दी एक्शन थी, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन को, सेल डिवीज़न को जो है वो अफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये जो लीव्स और स्टेम के जो थ्रू जो हैं वो मूव करते हैं और एक बार प्लांट में ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद ये सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन टूटा अगर हमारे प्लांट बॉडी का, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन टूटने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लीक होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स वेस्टेज होना स्टार्ट हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एटीपी सिंथेसिस है, एटीपी सिंथेसिस ही इलेक्ट्रॉन है, समझ जाइए, ठीक है। एटीपी सिंथेसिस क्या है, फूड प्रोडक्शन है, फूड स्टोर्ड बाय द प्लांट है, ठीक है। जो प्लांट अपना फूड स्टोर करके रखता है उसी को हम एटीपी सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है। तो क्या होता है, एट द एंड हमारा प्लांट जो है वो डेड हो जाता है या डिसऑर्डर हो जाता है उसमें, या डिसऑर्डेड हो जाता है। तो बहुत सारे सिम्टम्स इन हर्बिसाइड मोड ऑफ द एक्शन की वजह से हमें दिखाई पड़ते हैं, ओके। And then these herbicides either act directly on cell membranes and or react the plant process to from destructive compounds which result in membrane damage. Symptom include rapid necrosis of the leaves and stems also, ठीक है। तो ये leaves और stem में necrosis cause करता है। Then after inhibitor of the photosynthesis and they are atrazine, simazine, metribuzine, cyanazine and prometrione, diuron, linuron, टेब्यूथिरिडोन एंड ब्रोमेसिल, ठीक है। तो दीज आर द इनहिबिटर ऑफ द फोटोसिंथेटिक इफेक्ट थ्रू द मोड ऑफ द एक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर herbicides also, okay। So these are soil applied herbicides, however all except simazine also have foliar activity, ठीक है। ये सारे herbicides हैं soil applied हैं, लेकिन जो simazine को छोड़ के, ठीक है, simazine जो है वो foliar applied एप्लीकेशन भी रखता है अपने पास। सॉइल अप्लाइड तो है ही वो, पर फोलियर एप्लीकेशन भी हम सीमाजिन का कर सकते हैं, इजंट इट। दे मूव ready in the plant in the xylem with the transpiration stream where they can concentrate in the leaves at the site of the photosynthesis, okay। so ये सारी चीज़ें जो हैं वो बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हैं, जो मोड ऑफ द एक्शन जो है हर्बिसाइड्स हैं वो इन सारी चीज़ों पे काम करते हैं, ओके। once they block the electron transport system of the photosynthesis। ये चीज़ें तो मैं आपको इसके पहले ही समझा चुकी हूँ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी को क्या करते हैं, पहुँचाते हैं, ठीक है। तो वो ही है, उसको वो क्या कहते हैं, इफेक्ट कर देता है, ठीक है। सो क्या होता है, कॉजिंग अ बिल्डअप ऑफ डिस्ट्रक्टिव हाई एनर्जी प्रोडक्ट विद डिस्ट्रॉय क्लोरोफिल एंड अल्टीमेटली दैट लीफ टिश्यू, ठीक है। क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और जिसकी वजह से क्या रिजल्ट आता है, लीफ टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ओके। क्योंकि क्लोरोफिल जो पिगमेंट जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है ना। तो जब क्लोरोफिल को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे तो लीव जो टिश्यूज़ हैं वो रप्ट हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ओके। दैन सिम्टम्स इंक्लूड क्लोरेटिक लीव्स विच बिकम्स नेक्रोटिक, ठीक है। तो क्या होता है, क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय करेंगे, पिगमेंटेशन को ही रोक देंगे तो क्या होगा, लीव्स जो है येलो हो जाएंगे, येलो से वाइट हो जाएंगे, वाइट से क्या होगी, डेड हो जाएगी टिश्यू, ठीक है, सूख जाएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मोड ऑफ द एक्शन के थ्रू आती थी, ठीक है। सो आज हमारा मोड ऑफ द एक्शन है वो जो है वो एंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेलेक्टिविटी पढ़ेंगे, ठीक है, मोड ऑफ द एक्शन सेलेक्टिविटी ऑफ द हर्बिसाइड्स पढ़ेंगे, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप यू ऑल गॉट द सेंस व्हाट आई वांट टू सेल एंड व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड यू ऑल, okay। So thank you very much. Till then, be safe, take care. Thank you.